प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यह दौरा मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ के औपचारिक निमंत्रण पर हो रहा है। राष्ट्रपति कार्यकाल में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी। मोदी 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जाएंगे। पीएम को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना यह संकेत देता है कि दोनों देश हाल ही के तनावों के बावजूद रिश्तों को बेहतर की ओर ले जाना चाहते हैं। बता दें कि यह वही मालदीव है जो कुछ महीने पहले तक भारत को चुनौती दे रहा था। राष्ट्रपति मोइज़ के सत्ता में आने के बाद भारत और मालदीव के बीच राजनयिक तनाव खुलकर सामने आया था। मालदीव की नई सरकार ने भारतीय सैन्य कर्मियों की उपस्थिति को सार्वभौमिकता का उल्लंघन बताया था और 2024 की शुरुआत में भारत से उनकी संपूर्ण वापसी की मांग की थी। इस विवाद के बाद सरकारी और सोशल मीडिया स्तर पर भी इंडिया आउट अभियान देखने को मिला था। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और मालदीव का विकल्प तलाशते हुए लक्षद्वीप द्वीप समूह को पर्यटक केंद्र के तौर पर तेजी से प्रमोट करना शुरू कर दिया था। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और वहां स्नॉर्केलिंग करते हुए तस्वीरें साझा की थी। उन्होंने इसे प्राकृतिक सौंदर्य और संभावनाओं से भरपूर समुद्री गंतव्य बताया, जिसे मालदीव के लिए एक बड़ा संकेत माना गया था। हालांकि अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति मोइज़ ने भारत की यात्रा की थी और उसी समय दोनों देशों ने एक इंडिया मालदीव ज्वाइंट विजन फॉर कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड मल्टीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप दस्तावेज पर सहमति जताई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी की जवाबी यात्रा इस बात का संकेत देती है कि दोनों देश रिश्तों को पटरी पर लाने को तैयार हैं, वह भी एक नए संतुलन और स्पष्टताओं के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोइज़ इस दौरे के दौरान संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट में दर्ज प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, बुनियादी ढांचा निर्माण और जलवायु अनुकूल विकास जैसे विषयों पर बात भी होगी। भारतीय सहायता से चल रहे प्रोजेक्ट्स जैसे ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और राजधानी में आवास योजनाएं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। भारत लंबे समय से मालदीव को अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर के तहत एक रणनीतिक समुद्री पड़ोसी मानता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए मालदीव का समर्थन भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा से भी जुड़ा मसला है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा करने का यह समय भी महत्वपूर्ण है। वे मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह केवल एक औपचारिक आमंत्रण नहीं बल्कि संकेत है कि मालदीव अब द्विपक्षीय संबंधों में गर्मजोशी वापस लाना चाहता है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी में तालिस द्वीप के पास एक यात्री जहाज में आग लगने से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। केएम बार्सिलोना वीए नाम का यह जहाज रविवार को लगभग 280 यात्रियों को लेकर मनाडो बंदरगाह जा रहा था। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटों से बचने के लिए कुछ यात्री समुद्र में कूद गए। वहीं कई अन्य यात्रियों के जहाज में फंसे होने की आशंका जताई गई है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें जहाज से आग की ऊंची लपटों को देखा जा सकता है। प्रांतीय खोज एवं बचाव कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी वेरी अरियांटो ने सिन्हुआ को बताया कि 3 लोगों की मौत हो गई है और 150 लोगों को बचा लिया गया है। उन्हें बचाव दल और स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं की एक संयुक्त टीम ने बचाया। नौका की ऊपरी डेक से घना काला धुआं उठता देखा गया। रिपोर्टों के अनुसार आग दोपहर लगभग 1:30 बजे लगी। अब्दुल रहमद अगू नाम के एक यात्री ने फेसबुक लाइव स्ट्रीम के माध्यम से इस भयावह दृश्य को कैद किया। वह उन कई यात्रियों में शामिल थे जो पानी में कूद गए, जिनमें से कुछ ने चमकीले नारंगी रंग की लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। अगू को एक बच्चे को गोद में लिए तैरते हुए देखा गया। शुरुआती रिपोर्टों में मनाडो खोज और बचाव कार्यालय के प्रमुख जॉर्ज लियो मर्सी रदांग ने कहा है कि अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि पहले सभी यात्रियों को बचा लिया जाएगा। अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बिजली की खराबी, ईंधन रिसाव या इंजन की खराबी इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। एक अन्य यात्री अलविना इनांग ने बताया कि आग लगने पर जो अफरा तफरी मची उसके कारण उन्हें और उनके परिवार को समुद्र में कूदना पड़ा।
तलौद द्वीप पुलिस के यातायात प्रमुख क्रिश्चियन एम की पत्नी अलविना ने कहा है कि यह बहुत तेजी से हुआ। लगभग 12 बजे किसी ने चिल्लाकर कहा कि जहाज के पिछले हिस्से में आग लग गई है और हम तुरंत घबरा गए। केएम बार्सिलोनावी जहाज तलौद द्वीप से रवाना हुआ था और उसे मनाडो बंदरगाह पर डॉक करना था। पिछले दिन आए तूफान के कारण इसके विलंबित प्रस्थान ने संभावित मशीनी या परिचालन संबंधी समस्याओं के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं। Mohon bantuan saat ini KM Gregorius Barcelona 5A kebakaran di depan Pulau Talise. Mohon kapal Barcelona. चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर दिया है। शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसकी शुरुआत की। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर 2024 में मंजूरी दी थी। ये बांध चीन के न्यंगची शहर में बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत करीब 167.8 अरब डॉलर बताई गई है। यह डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे न्यंगची शहर में बनाया जा रहा है। इसे लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ने गहरी चिंता जताई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बांध को भारत के लिए वाटर बम बताया था। करीब 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार पर 2057 किलोमीटर दूर तक पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश में जाती है और फिर बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन भारत में प्रवेश से ठीक पहले ये नदी एक यू टर्न लेती है। यही वो इलाका है जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। भारत बांध का विरोध क्यों कर रहा है? दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी साल 3 जनवरी को एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बांध को लेकर आपत्ति जताई थी। भारत ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से निचले राज्यों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दरअसल बांध से चीन को ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत मिलेगी, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा या बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। यह भारत की जल सुरक्षा नीति के लिए रणनीतिक खतरा है। इसके साथ ही बांध भूकंप प्रवण क्षेत्र में बन रहा है, जिससे नदी पारिस्थितिकी, जैव विविधता और गाद प्रवाह पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे भारत और बांग्लादेश में मछली पालन और खेती प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र पर निर्भर पूर्वोत्तर भारत के किसानों और मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जल प्रवाह और गाद की कमी से मिट्टी की उर्वरता कम होगी। इसके साथ ही यह परियोजना भारत चीन संबंधों में तनाव बढ़ा सकती है, खासकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास। जल डेटा साझा करने वाले समझौतों की समाप्ति ने स्थिति को और जटिल किया है। बांध का असर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे अन्य निचले तटीय देशों पर भी पड़ेगा। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की कमी इसे और चुनौतीपूर्ण बनाती है। मॉस्को में शनिवार की रात जैसे जंग के मैदान में बदल गई। 150 से अधिक ड्रोन और हवाई हमलों ने एक साथ रूस के कई शहरों को निशाना बनाया, लेकिन सबसे बड़ी राहत रूस का एयर डिफेंस सतर्क रहा। राजधानी पर एक भी हमला कामयाब नहीं हुआ और इसी के साथ आज 21 जुलाई को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम वार्ता की सुगबुगाहट भी सामने आई है। शनिवार रात रूस के कई शहरों में 158 हवाई हमलों का प्रयास हुआ, जिसमें राजधानी मॉस्को को सबसे बड़ा निशाना बनाया गया है। रूस की एयर डिफेंस ने 13 ड्रोन को मॉस्को पहुंचने से पहले ही मार गिराया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि ये हमले यूक्रेन की ओर से किए गए और इनमें नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्ष्य बनाया गया था। ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। मॉस्को, ब्रियांस्क
और योल, तुला, कुर्स्क और स्मोलेंस्क और वोरोनेज सहित कई शहरों को निशाना बनाया गया। राहत की बात यह रही कि इन हमलों में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आपातकालीन टीमें मॉस्को और अन्य इलाकों में जांच में जुटी हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबायेनिन ने कहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग 99.9% लक्ष्यों को समय रहते रोक दिया है। वहीं क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस की बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली हमलों को नाकाम करने में पूरी तरह सक्षम है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 21 जुलाई को एक नई घोषणा की है। उन्होंने रूस के साथ सीजफायर वार्ता के लिए नेतृत्व स्तर की बैठक की पेशकश की है। जेलेंस्की ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम कैदियों की अदला बदली, बच्चों की वापसी और हत्याएं रोकने जैसे मुद्दों पर त्वरित फैसले लें। यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव रूस्तेम उमरोव ने बातचीत का प्रस्ताव भेज दिया है, जिसे रूसी मीडिया टास ने पुष्टि करते हुए कहा कि मॉस्को को प्रस्ताव मिल गया है। क्रेमलिन ने संकेत दिया कि रूस भी बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते यूक्रेन स्पष्ट करे कि वह सीधे और तीसरे चरण की वार्ता के लिए इच्छुक है या फिर नहीं। इस बड़े हमले के बाद वार्ता की संभावना का उभरना यह दिखाता है कि दोनों देश अब लड़ाई की जगह संवाद के रास्ते पर आने को तैयार हो रही है। हालांकि ड्रोन हमलों की तीव्रता और तकनीकी खतरों को देखते हुए यह कहना जल्दबाजी होगा कि युद्ध विराम तुरंत लागू हो सकेगा। पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर है। इस बार वजह है सीरिया के एक छोटे से इलाके में पनपा एक बड़ा संघर्ष। ड्रज और वेउडेन समुदाय के बीच शुरू हुआ यह विवाद अब इजरायल और सीरिया के बीच सीधा सैन्य टकराव बन चुका है और इसके पीछे छिपी है पहचान, रणनीति और क्षेत्रीय वर्चस्व की गहरी राजनीति। स्वेदा एरिया का एक पहाड़ी इलाका जो अब अंतर्राष्ट्रीय टकराव का नया केंद्र बन गया है। यहाँ ड्रज और बेडुइन जनजातियों के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब 300 से ज्यादा जानें ले चुका है। हिंसा की शुरुआत एक चेकपोस्ट विवाद से हुई, लेकिन जल्दी ही यह जातीय नरसंहार और सरकारी पक्षपात का रंग ले बैठी। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार ड्रज समुदाय पर हमला करने वालों को सीरियाई सरकार का समर्थन प्राप्त था। अपहरण, हत्या और सामूहिक हमलों की खबरों के बाद इजरायल की नजरें इस क्षेत्र पर टिक गईं। जब 27 ड्रज नागरिकों की बर्बर हत्या के वीडियो सोशल मीडिया पर आए तो इजरायल के भीतर बसे ड्रज समुदाय में उबाल आ गया। इजरायली वायुसेना ने सीरिया के दक्षिणी हिस्से में 160 से ज्यादा हवाई हमले किए। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ आत्मरक्षा नहीं थी, बल्कि मानवीय दायित्व के तहत की गई। दरअसल ड्रज समुदाय इजरायल की रक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। वे आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स में भर्ती होते हैं और समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल इस कार्रवाई के जरिए 3 संदेश देना चाहता था। सीरियाई सरकार को सीधी चेतावनी, रूस समुदाय के साथ एकजुटता का प्रदर्शन, बफर जोन में अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करना। गौर करने वाली बात यह है कि इजरायल ने कभी अल-शरा को राष्ट्रपति के तौर पर अस्थायी रूप से मान्यता दी थी, लेकिन अब वह साफ संकेत दे रहा है कि अल्पसंख्यकों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो उसके देश से बाहर ही क्यों ना हो। ड्रज समुदाय 10वीं सदी में इस्माइली शिया इस्लाम से निकला एक धार्मिक गुट है जिसकी अपनी अलग पहचान बन चुकी है। वे मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान और इजरायल के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इजरायल में यह समुदाय न सिर्फ सेना में सेवाएं देता है, बल्कि देश के प्रति अत्यंत वफादार माना जाता है। स्वेदा इलाके की अस्थिरता इजरायल के लिए केवल मानवीय चिंता नहीं है, बल्कि यह उसके रणनीतिक सुरक्षा घेरे के लिए खतरा भी है। सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा, जो कभी जिहादी संगठन से जुड़े रहे हैं, उनको कई पश्चिमी देश जैसे सऊदी, तुर्की और यहाँ तक कि अमेरिका ने मौका दिया कि वह अपने देश को स्थिर करें। लेकिन ड्रज नरसंहार के दौरान उनकी चुप्पी और सेना का पक्षपात साफ दिखाता है कि सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है। अमेरिका ने संयम की अपील की है, लेकिन उसकी भूमिका उलझी हुई है। एक ओर वह सऊदी और तुर्की के आग्रह पर अल-शरा से संवाद करता है, दूसरी ओर वह सीरिया को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग इसे इजरायल की ग्रेटर इजरायल नीति से जोड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि इजरायल अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को स्थिर बफर जोन बनाना चाहता है। ड्रज की रक्षा करके वह नैतिक श्रेष्ठता भी स्थापित करता है और सीरियाई राजनीति में दबाव भी बना लेता है। वर्तमान में अमेरिका के विशेष राजदूत टॉम बैरक ने पुष्टि की कि इजरायल और सीरिया युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं,
लेकिन इजरायल ने स्पष्ट किया, यदि ड्रज समुदाय पर दोबारा हमला हुआ तो कार्रवाई और भी तेज होगी, चाहे वह सीरियाई सीमा के भीतर ही क्यों ना हो।